सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं आप सभी लोगों के मध्य में। और आज आप और हम मिलकर के पढ़ेंगे विशेषण क्योंकि एक महत्वपूर्ण पाठ है और काफ़ी विस्तृत भी है। आपको समझने में सुविधा हो इसके लिए हमने विशेषण को दो भागों में बांटा हुआ है और उसी के तहत यह विशेषण का भाग एक है। भाग एक में आप और हम क्या क्या पढ़ेंगे, सर्वप्रथम उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के बिंदु में आप और हम सबसे पहले विशेषण की परिभाषा को देखेंगे, परिभाषा को पढ़ेंगे। उसके बाद हम विशेषण के भेदों को जानेंगे। तदुपरांत हम प्राविशेषण को समझेंगे कि विशेषण और प्राविशेषण में क्या अंतर होता है और अंत में आप और हम यह पढ़ेंगे कि विशेषण की अवस्था कितनी होती है। और इन बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत आप क्या सीखेंगे, अधिगम क्या होगा। अधिगम का अर्थ मेरे प्यारे बच्चे होता है सीखना, कि आप क्या सीखेंगे इस चर्चा के बिंदु पर चर्चा के उपरांत। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यदि आप भली भांति इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस पाठ को समझेंगे, तो आप विशेषण को भली भांति समझ सकेंगे। विशेषण के भेदों को समझने में आपके लिए सुगमता होगी। विशेषण और प्राविशेषण के मूल अंतर को भी आप जान सकेंगे और विशेषण की अवस्था को आप जान सकेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने मूल पाठ की ओर, विशेषण की तरफ। विशेषण आप समझते ही हैं और पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़ते भी आए होंगे और उसका हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे कि विशेषण क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं परिभाषा से विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या करता है, विशेषता बतलाते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे भूपेंद्र मेहनती छात्र है। वाक्य में मेहनती शब्द भूपेंद्र की विशेषता बता रहा है। भूपेंद्र एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है कि यह जो संज्ञा है वह मेहनती है और जो मेहनती शब्द है वह भूपेंद्र की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो मेहनती शब्द है वह क्या हुआ, विशेषण हुआ। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, रमनप्रीत ईमानदार है। अब ईमानदार है वाक्य में रमनप्रीत शब्द की विशेषता बता रहा है और रमनप्रीत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के कारण उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, ईमानदार। तो ईमानदार शब्द हमारा क्या हुआ, विशेषण हुआ। अतः दोनों ही उपयुक्त वाक्यों में मेहनती और ईमानदार शब्द विशेषण शब्द हैं। आगे हम विशेष्य देखते हैं। विशेष्य क्या होता है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में भूपेंद्र और रमनप्रीत इन दोनों की ही विशेषता बतलाई गई और जिन शब्दों के द्वारा बतलाई गई उसे विधेय और जिसकी बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात भूपेंद्र और रमनप्रीत यहाँ पर कैसे शब्द हुए, विशेष्य शब्द हुए। अब हम देख लेते हैं प्राविशेषण। प्रा एक उपसर्ग है और विशेषण मूल शब्द। प्रा मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्तम या विशेष। जो विशेष रूप से विशेषता बतलाए वह प्रविशेषण। परिभाषा में हम देखते हैं इसको। कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात जब कहीं पर विशेषण की भी विशेषता बतलाई जाए तो जो शब्द विशेषण शब्द की भी विशेषता बतलाते हों उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे नित्या शांत स्वभाव की छात्रा है, लेकिन गौरी बहुत ही शांत स्वभाव की छात्रा है। अब इस वाक्य में बच्चों देख रहे होंगे कि शांत स्वभाव एक विशेषता है किसकी, नित्या की। अब नित्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है कि शांत स्वभाव की है, यह तो होगी उसकी विशेषता। लेकिन आगे वाक्य में क्या कहता है कि गौरी बहुत ही शांत स्वभाव की छात्रा है। शांत स्वभाव यहाँ भी आया लेकिन उसके पूर्व में एक नया शब्द जुड़ा हमारा क्या, बहुत। तो
शांत तो है लेकिन वह बहुत ही शांत है। यह क्या हो गया? विशेषण की भी विशेषता हो गया। दूसरा वाक्य है विमान नटखट है लेकिन आदित्य बहुत नटखट है। अब विमान नटखट है मतलब वह, उसकी विशेषता है कि वह नटखट है, लेकिन जो आदित्य है वह क्या है? वह विमान से भी ज्यादा नटखट है, अर्थात वह बहुत ही नटखट है। तो नटखट शब्द जो विशेषण है उसकी विशेषता क्या हो गया कि वह बहुत ही नटखट है। तो यहाँ पर जो बहुत शब्द हुआ वह हमारा क्या हो गया? प्रविशेषण। तीसरा वाक्य हम देखते हैं हमारे विद्यालय का प्रांगण बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे सुंदर विशेषण है और उसके पूर्व में बहुत शब्द लग गया, तो विशेषण से पहले आ गया और वह विशेषण की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए जो बहुत शब्द है वह प्रविशेषण हो गया। आज बहुत अधिक गर्मी है, यहाँ पर बहुत शब्द प्रविशेषण शब्द है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें विश्वास है कि आप सबने प्रविशेषण को भी समझ लिया होगा कि ऐसे विशेषण जो विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद हम देख लेते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से विशेषण के 4 भेद हुए। अब हम इन भेदों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। आप समझते होंगे यहाँ पर गुण लगा हुआ है। एक चीज यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि जब हम कहीं गुण की बात करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अगर उसके पास केवल गुण ही है और अवगुण नहीं है तो यह गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। कोई भी व्यक्ति वह ईमानदार है तो गुणवाचक, वह बेईमान है तो गुणवाचक, वह साहू है तो गुणवाचक, या वो चोर है तो भी गुणवाचक। अर्थात किसी भी व्यक्ति वस्तु की अच्छाई हो या बुराई हो, दोनों ही स्थितियों में वह गुणवाचक विशेषण ही होगा। तो आइए हम देख लेते हैं परिभाषा के तहत में। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, रूप, ढंग, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे विशेषण जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के उसके गुणों को बताए, उसके रूप को बताए, उसकी ढंग या अवस्था को बताए, वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे वह ईमानदार आदमी है। अब यहाँ पर ईमानदार शब्द क्या है? वो आदमी की विशेषता बता रहा है। वह सोने का हरिण है। हरिण कैसा है? सोने का है, तो यह उसकी विशेषता हो गया। उसका रंग बता रहा है कि यह सोने का है, उसके गुणों को बता रहा है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि यह रामायण सीरियल जो आप लोगों ने देखा भी होगा, और वहाँ पर एक जिक्र आता है कि उस वाटिका में, उस वन में सोने का हरिण टहल रहा था। तो जो हरिण था उसकी विशेषता क्या है? सोने का था। बस की अवस्था जर्जर थी। बस की यात्रा नामक पाठ भी आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो बस की यात्रा नामक पाठ है उसमें बस की हालत कैसी थी? बहुत ही जर्जर थी, अर्थात बहुत ही खराब थी। बस बहुत ही टूटी फूटी अवस्था में थी। यह बस की क्या हो गई? विशेषता। यह बस की अवस्था को बता रहा है कि जो बस है वह कैसी है। उसकी टोपी लाल है। अब यहाँ पर आप टोपी देख रहे होंगे कि इसकी टोपी जो है यह लाल है और यह इसके रंग को बता रहा है। यमुना नदी दूषित है। यहाँ पर फोटो में आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी कितनी प्रदूषित हो गई है। तो यमुना नदी की क्या विशेषता हो गई कि यमुना नदी की जो अच्छाइयाँ हैं वो कहीं न कहीं आज ढक गई हैं। आज वह दूषित नदी के रूप में सबसे ज़्यादा चर्चित होती है। तो यह इसकी विशेषता हो गई। चुलबुल नटखट है। खुशी कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब यहाँ पर किसी भी रूप में हो सकता है, वो पढ़ाई के मामले में हो सकता है, वह अपने शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकती है, किसी भी मामले में वह कमज़ोर है, अर्थात यह उसकी अवस्था का बोध करा रहा है। उसकी ड्रेस नीली है। यहाँ पर ड्रेस आप देख रहे होंगे कि ड्रेस का रंग कैसा है? नीला है। मौसमी आम मीठे हैं।
अब आप देख रहे होंगे कि जो आम होते हैं, जो मौसम में एक खास मौसम में आम पाए जाते हैं, उस मौसम के जो आम होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े ही रसीले होते हैं, बड़े ही मीठे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुणवाचक विशेषण में आपने देखा कि गुणवाचक विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, रंग, धर्म आदि का बोध कराते हैं और वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हम देख लेते हैं परिभाषा के तहत की क्या परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता किस रूप में बताएगा, संख्या के रूप में बताएगा, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, 10 संतरे अच्छे हैं, तो यहाँ पर 10 संतरों की संख्या बताई गई, इसलिए यह क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण हुआ। यहाँ पर पुस्तकों का चित्र आप देख सकते हैं। आगे संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी संख्या का वर्णन होगा, जब भी संख्या का जिक्र होगा, तो कोई भी संख्या निश्चित या अनिश्चित रूप में 2 भेदों में होती है और जहाँ कहीं भी इसकी चर्चा होती है। तो यहाँ पर भी संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। आइए इनको भी हम अब देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 8 फूल हैं। अब आप इस चित्र में देख सकते होंगे कि फूल बड़े ही रंगीन हैं, बड़े ही सुंदर हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी सुंदरता को ना कह करके उनकी संख्या का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। 10 संतरे अच्छे हैं। पूर्व की उदाहरण में आपने देखा भी, नित्या ने 3 कलम खरीदी। कितनी कलम खरीदी, 3 कलम, चित्र में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर भी संख्या का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ भी संख्यावाचक विशेषण है। कर्तव्या ने 10 टॉफियां खरीदी। अमित के पास 5 फुटबॉल थे। तो इस तरह से जहां पर संख्या का निश्चित पता चलता है वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आगे हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आयुष्मान के पास अनेक फूल हैं। अब यहाँ पर देखने की बात एक और होगी कि पूर्व के उदाहरण में आपने देखा कि 8 फूलों की चर्चा थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अनेक फूल हैं, अर्थात फूलों की संख्या अनगिनत है। जैसा कि चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर आप गणना करना चाहें तो शायद बड़ी कठिन होगी कि इसे गणना किया जा सके, इसलिए यह अनिश्चित है कि कितने फूल थे, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। कुछ लोग जा रहे हैं, कितने लोग हैं नहीं पता, अनिश्चित है। तेजस्विनी ने ढेर सारी मिठाई खरीदी। अब यहाँ पर ढेर सारी मिठाई खरीदी, कितनी खरीदी ये तो पता नहीं, 1 किलो खरीदी, 2 किलो खरीदी या 1 पीस खरीदा, कोई भी पता नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो अनिश्चित संख्यावाचक। अध्यापिका के साथ अनेक छात्र थे। इस फोटो को शायद आप लोग पहचान भी रहे होंगे और इस फोटो में जो अध्यापिका जी हैं उनको भी आप पहचान रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि पीछे अध्यापिका के कितने सारे बच्चे खड़े हैं। तो यहाँ पर अनगिनत बच्चे हैं, इसलिए निश्चित संख्या का पता नहीं चल पा रहा है, अतः यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। कुछ छात्र खेल रहे हैं, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि कुछ छात्र क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब कितने छात्र खेल रहे हैं यह पता नहीं है, इसलिए इस वाक्य में भी क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखा। हमें विश्वास है कि आप इसको भी भली भांति समझ गए होंगे। अब हम आगे के भेद के देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा भेद हमारा है विशेषण का परिमाणवाचक। प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो परिमाण शब्द है यह किसी भी वस्तु की उसकी माप तौल का पता बताता है, ना कि उसके परिणाम को। यहाँ पर आप परिणाम और परिमाण दोनों ही शब्दों में कोई संदेह ना रहे, इसलिए इसकी वर्तनी पर आप खास ध्यान दें।
यहाँ पर परिमाण है, अर्थात परिमाण का अर्थ हो गया किसी की मात्रा का बोध कराएगा, और अगर वो परिणाम होगा तो किसी न किसी का फल बताएगा, उसका रिजल्ट बताएगा कि वह क्या है। तो हम परिभाषा के रूप में से देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की माप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, जब कहीं पर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के माप तौल का वर्णन होगा, माप तौल का जिक्र होगा, वहां पर जो शब्द प्रयोग होगा वह यदि विशेषता बतला रहा है तो वह परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे अमन ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। कितना मीटर? 2 मीटर। कुछ अनाज गिर गए। कितने अनाज गिर गए? कुछ अनाज गिर गए। अनाज और कपड़ा जब भी आप खरीदते हैं तो आप उसे माप करके ही खरीदते हैं, कभी तौल करके नहीं खरीदा जाता। तो अनाजों को भी जब आप खरीदते हैं तो वहां पर भी कोई दाल ले रहा है, कोई चावल ले रहा है, कोई आटा ले रहा है, तो सब जितने भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आटा या चावल आपको गिन गिन के मिलेगा, बल्कि वह तौल करके मिलता है। तो इस तरह से जब कहीं पर संज्ञा या सर्वनाम शब्द के माप तौल का वर्णन होगा तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसके भी 2 भेद हैं, जैसे कि पूर्व में भी आपने देखा संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे, तो यहाँ पर भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित परिमाण का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 2 किलो अंगूर है। अब आप जब भी अंगूर खरीदने जाते होंगे तो वहां पर 1 पीस या 2 पीस की बात आप नहीं करते, बल्कि सीधा सा जब सवाल करते हैं कि अंगूर कितने रुपए किलो है, आपको अच्छा लगता है तो आप खरीदते हैं। तो वहां पर जब भी अंगूर आपको मिलता है वह तौल करके मिलता है, इसलिए जो वस्तु तौल करके दी जाती है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण के तहत मानते हैं या जाना जाता है। दूसरा वाक्य, 5 लीटर दूध दे दीजिए। अब दूध आप जब भी लेते हैं तो उसे माप करके ही लेते हैं कि हमें कितना लीटर दूध की आवश्यकता है। आशीष ने 3 मीटर कपड़े खरीदे। रोहन 1 किलोमीटर पैदल चला। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। यहाँ पर निश्चित है कि वह 1 किलोमीटर ही पैदल चला, इसलिए किलोमीटर दूरी का मात्रक होने के कारण यह दूरी का बोध करा रहा है और हमेशा दूरी को मापा जाता है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो गया। सोनी का वजन 30 किलोग्राम है। तो वजन आप जब भी तौलते हैं तो उसे किसमें हम संकेत करते हैं? किलोग्राम में। तो जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित परिमाण का पता चलता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सौरभ के पास कुछ अनाज है। अब यहाँ पर कितने अनाज हैं? 2 किलो, 4 किलो, इस तरह से कुछ भी नहीं बताया गया है, केवल इतना कह भर दिया गया है कि कुछ अनाज है। तो यह अनिश्चित होने के कारण हमारा क्या हुआ? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। प्रभंजन के पास ढेर सारा धन है। अब कितना धन है यह तो नहीं पता, लेकिन उसके पास ढेर सारा धन है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हुआ। थोड़ी दूरी पर मंदिर है। तो कितनी दूर पर मंदिर है ये नहीं पता, हाँ थोड़ी दूरी पर है, तो थोड़ी दूर होने के कारण अनिश्चित हो गया, और अनिश्चित जहां भी रहेगा वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। उसके पास बहुत सोना है। अब बहुत है तो परिमाण हो गया। वाचक शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कहीं पर थोड़ा, कम, बहुत, काफी, ज्यादा आदि शब्द प्रयोग किए जाएं तो आपको सीधा समझ लेना है कि यह अगर संख्यावाचक नहीं है तो परिमाणवाचक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को देखा। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा हमारा चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। मेरे प्यारे बच्चों, सार्वनामिक विशेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम मूल शब्द है और इक प्रत्यय मिलकर के सार्वनामिक शब्द बनता है। अब हम परिभाषा में से समझते हैं कि सार्वनामिक क्या होता है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
अब सर्वनाम की जब आप परिभाषा देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर क्या होगा कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक कहते हैं। उदाहरण से और स्पष्ट होगा, चलिए हम उदाहरण देखते हैं। यह घर सोनी का है। अब अगर केवल आता यह सोनी है तो भी वह संकेतवाचक होता, लेकिन यह घर संज्ञा हो गया और सोनी भी संज्ञा है। लेकिन इस घर की विशेषता है कि यह घर किसी खास व्यक्ति की है। यह घर सोनी का है अर्थात उसी की विशेषता बतला रहा है, उसी घर के बारे में बात हो रहा है। इसलिए जो यह शब्द हो गया वह क्या है, सर्वनाम शब्द ना हो करके एक विशेषण का कार्य कर रहा है कि यही वह घर है जो सोनी का है। इसलिए वह क्या हो गया, सार्वनामिक। वह महिला तेजस्विनी को बुला रही है। कौन सी महिला, वह महिला, अर्थात जो महिला है विशेषता हो गया उसका कि वही वह महिला है कि जो तेजस्विनी को बुला रही है। अर्थात वह शब्द जो आया यह सर्वनाम शब्द महिला शब्द की विशेषता बतला रहा है कि वही वह महिला है जो तेजस्विनी को बुला रही है। अर्थात उस महिला की विशेषता वह बतला रहा है कि वह खास महिला है जो तेजस्विनी को बुला रही है। तो इस तरह से जो वह शब्द हुआ वह सार्वनामिक हुआ। इन वाक्यों में यह और वह सर्वनाम ना होकर घर और महिला शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम के संबंध में कारकीय रूप जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका आदि भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कारकीय रूप में मेरे प्यारे बच्चों कहने का अर्थ है कि ये कारक, आप जब पढ़े होंगे तो कारक के जो रूप चलते हैं, जितने कारक होते हैं, 6 कारक हुए या 7 कारक हुए, तो उनको रूप यहाँ पर आपको दिखेंगे और उस रूप में से मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है आदि भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, इससे आप भली भांति परिचित हैं। तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले लगकर विशेषता का कार्य करते हैं, यहाँ पर क्या था कि वह उसके स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं और यहाँ पर क्या है कि उसकी विशेषता का कार्य कर रहे हैं। यह दोनों में मूलभूत अंतर है कि जब विशेषण की विशेषता सर्वनाम बतलाएगा तब वह सार्वनामिक हो जाएगा और जब वही सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाएगा तब वह सर्वनाम रहेगा। आइए उदाहरण से हम इसे और स्पष्ट कर लेते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक, वह पढ़ता है, सर्वनाम है, कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ता है। कोई संज्ञा के बारे में बात हो रही है लेकिन वह बालक पढ़ता है। अब बालक संज्ञा आ गया और उसके पूर्व में एक हमारा क्या आ गया, वह शब्द आ गया। वह बालक है जो पढ़ रहा है अर्थात उस बालक की विशेषता हो गया, इसलिए जो वह शब्द यहाँ पर आया वह क्या हो गया, सार्वनामिक। किसी ने बुलाया, अब किसी ने बुलाया कोई संज्ञा हो गया। अब लेकिन यहाँ पर अगले वही वाक्य में आप देख रहे हैं किसी बालक ने बुलाया। मान लो किसी ने दरवाजे पर आवाज दी और फिर वो चला गया और बाहर निकल के कोई देख रहा है तो उसे कोई नहीं दिख रहा है, तो किसी ने पूछा कि क्या है, तो बोला किसी बालक ने बुलाया। अब कौन से बालक ने बुलाया नहीं पता, लेकिन किसी बालक ने ही बुलाया, यह उसकी विशेषता हो गया। और किसी जो शब्द हुआ वह बालक शब्द की विशेषता बतलाने के कारण ही सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह रो रहा है, कौन रो रहा है, यह रो रहा है, कोई संज्ञा है और उसे कहा जा रहा है कि यह रो रहा है। लेकिन यह बालिका रो रही है, बालिका शब्द के पूर्व में यह शब्द लगने के कारण जो यह शब्द है वह बालिका की विशेषता बतला रहा है, इसलिए जो यह शब्द हुआ वह सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के मूलभूत अंतर को समझ गए होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए हम आगे चलते हैं। विशेषण की अवस्थाएं। अब विशेषण की अवस्था कितने प्रकार की होती है हम उसे भी देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, किसी में सामान्य, किसी में अधिक, तो किसी में सबसे अधिक। यह तुलना ही विशेषण की अवस्थाएं कहलाती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था।
यहाँ पर प्यारे बच्चों मूल अवस्था में मूल और अवस्था दो शब्द है। मूल का अर्थ आप समझते होंगे जड़, प्रारंभिक की अवस्था, उसका मूल स्रोत। उत्तर अवस्था होता है, उस उत्तर का मतलब होता है बाद में, उस अवस्था के बाद। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वह नवजात होता है, उसके बाद उसके जैसे जैसे विकास होते जाता है, अवस्था बदलती रहती है। वह नवजात से बालक हुआ, बालक से प्रौढ़ हुआ, युवा हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, उसके बाद फिर वृद्धावस्था आई। तो यह कहीं ना कहीं इस अवस्था को जो शब्द बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण की अवस्थाएं कहलाते हैं। अब इन तीनों ही अवस्थाओं का इन तीनों ही अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।